नमस्कार। और आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ जे स्वामीनाथन की कविताएं, और उस पर हमारे जो आर्टिस्ट अखिलेश हैं और जिनकी पेंटिंग पीछे लगी हुई है तो अखिलेश जी ने स्वामीनाथन की कविताओं के बारे में क्या लिखा है उसके बारे में। ये कविताएं भी नमस्कार माला जी। ये कविताएं भी मुझे दरअसल अखिलेश के उन्होंने ही प्रदान की हैं, उनसे ही मिली हैं, उन्हीं के सौजन्य से प्राप्त हुई हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट अभी अगर वे जीवित रहते, वैसे तो आर्टिस्ट और जो हमारे रचनाकार लोग हैं वो अमर होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर अगर उनका रहता, शरीर से हमारे पास होते, तो वे 96 वर्ष के होते। इसी महीने 21 जून को उनका 96वां उनके जो जन्म वर्षगांठ मनाई गई। और धूमिमल आर्ट गैलरी ने एक नई किताब भी रिलीज़ की है। श्रुति लखनपाल टंडन और प्रयाग शुक्ल ने जिसे तैयार किया है, द एरा ऑफ जे स्वामीनाथन। बड़ी अच्छी किताब है, बड़ी मोटी सी किताब है। आप लोग देखें अगर कीन करके तो आपको पता चलेगा। और वो उस पर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ IIC इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, जिसमें हमें स्वामीनाथन के बारे में बहुत कुछ बताया। अशोक जी ने, उदयन जी ने, अशोक वाजपेयी, उदयन वाजपेयी, खुद प्रयाग शुक्ल और बहुत सारे लोगों ने। कुछ कविताएं भी पढ़ी गई वहाँ। और मुझे लगा कि आप लोगों में से बाद में, वैसे तो वो लोग ऑनलाइन कर देते हैं तो आप लोग पढ़ते सुन पाएंगे, लेकिन मुझे बड़ा मन हुआ कि कुछ कविताएं मैं पढ़ूं, उनके बारे में बताऊं कि आर्टिस्ट हमारे अखिलेश जो उनके बहुत अपने आप उनका ऋणी कहते हैं और एक तरह से उन्हें गुरु की तरह देखते हैं, वो कैसे देखते हैं इन कविताओं को, उनको। और बहुत सुंदर उन्होंने एक छोटा सा लेख लिखा है। वैसे उनकी किताब आ रही है, अखिलेश की भी किताब आ रही है, इनकी जीवनी आ रही है जे स्वामीनाथन पे, जो 2-3 दिनों में ही आ जाएगी और उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी जैसे ही आएगी वो। तो ये जैसे मैंने बताया ना कि ये पेंटिंग जो पीछे हरी वाली देख रहे हैं आप, यह अखिलेश की ही पेंटिंग है। तो देखते हैं कि हमें अखिलेश क्या बताते हैं और ये कविताएं कैसी हैं। जे स्वामीनाथन मूलतः वे तमिल थे। उनका जन्म शिमले में हुआ था और उनकी कर्म भूमि, यानी वैसे तो वो दिल्ली में रहते थे, लेकिन बहुत सारा काम उन्होंने मध्य प्रदेश में किया। भारत भवन का जो रूपंकर है, जो जहाँ पर मॉडर्न आर्ट, ट्राइबल आर्ट और फोक आर्ट है, ये उन्होंने ही बनाया था, उन्हीं की परिकल्पना और उसी से तैयार हुआ था। तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इन सब कलाओं में किसी को ऊपर और किसी को नीचे नहीं रखते, बल्कि वो बराबरी से देखते हैं इनको, और ये इनकी दृष्टि का परिचायक है। जे स्वामीनाथन अपने बहुत जीवन के लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे और उनकी विचारधारा वैसी रही। वे बराबरी की, समानता की बात करते हैं। और देखिएगा कि वो अपने आर्ट के बारे में क्या कहते हैं, सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो पढ़ती हूँ मैं। जब मैं आप लोगों के लिए आपको बोलती हूँ ना पढ़ती हूँ, तो संभवतः मैं सबसे ज़्यादा अपने लिए पढ़ती हूँ। मैं खुद ही सुना करती हूँ इसको, या खुद भी सुना करती हूँ। सच क्या है, अखिलेश ने लिखा है यह, जो उनकी नई जो पुस्तक आ रही है, शीघ्र आ रही है, उसी में से एक हिस्सा है यह। बहुत पहले एक शाम स्वामी जी ने कहा, मैं मनुष्य के लिए चित्र नहीं बनाता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं मनुष्य के लिए चित्र नहीं बनाता, मैं मनुष्य की तरह चित्र बनाता हूँ। यह मनुष्य जो स्वामी जी के अंदर है, कौन है? शहरी है या आदिवासी? कौन है?
कहा जाता है कि स्वामी जी का महत्वपूर्ण सृजनात्मक सक्रिय समय वह रहा है जब वे मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों से गुजर रहे थे। रूपंकर संग्रहालय में शहरी कला के साथ साथ लोक और आदिवासी कला को समकालीन कला की तरह देखना और उसका एक विशाल संग्रह तैयार करना स्वामी जी ने मध्य प्रदेश में रहकर किया। इसके द्वारा पूरे कला जगत में हलचल मचाकर एक नई बहस की शुरुआत एक नए तरह से देखना प्रस्तावित हुआ। 1987-88 में स्वामी जी की दिल्ली में प्रदर्शनी के कैटलॉग में के.बी. गोयल ने लिखा, आँख जो निबद्ध करती है वह दिमाग रूपांतरित कर रहा है। ये स्वामीनाथन के पुराने ज्यामितिक चित्र, दृश्य चित्रों के विभिन्न स्वरूप और उसके व्यक्तिपरक कृत संकल्पित विस्तार को उन्होंने अब 180 डिग्री का मोड़ दे दिया है। इस प्रदर्शनी के चित्र, जरा ध्यान से, इस प्रदर्शनी के चित्र स्वामी जी की प्रसिद्ध चिड़िया श्रृंखला के चित्र नहीं थे। गैलरी वाला दुखी था। स्वामी जी की अंतिम प्रदर्शनी अक्टूबर-नवंबर 1993 में दिल्ली में हुई। प्रदर्शनी की चर्चा सब तरफ थी। लगभग सभी अखबारों में लिखा गया कि स्वामी जी के काम पर आदिवासी चित्रकला का गहरा प्रभाव है। स्वामी जी का मध्य प्रदेश में रहकर आदिवासी कला से जीवंत संपर्क चित्रों में प्राण तत्व की तरह प्रस्फुटित होता दिखाई दे रहा था। इसी अवसर पर एक बृहद कैटलॉग भी प्रकाशित हुआ, जिसमें स्वामी जी ने अपने ऑटोबायोनोट में लिखा, 60 के दशक में बनाए गए मेरे चित्रों में यदि 80 के चित्रों का आभास दिखाई पड़ता है तो मेरे वर्तमान चित्र मेरी शुरुआत का ही सार कथन है। अब 65 साल की उम्र में यह चक्र पूरा है कि नहीं, यह देखना है। मुझे 1 मिनट के लिए आप लोग माफ़ करेंगे, 1 मिनट के लिए कोई आया है, मैं दरवाज़ा खोल कर आती हूँ, 1 सेकंड के लिए। जी मैं हाजिर हूँ और माफ़ी इस व्यवधान के लिए। अब 65 साल की उम्र में यह चक्र पूरा है या कि नहीं। एक बार फिर से सुने स्वामी जी के शब्द, 60 के दशक में बनाए गए मेरे चित्रों में यदि 80 के चित्रों का आभास दिखाई पड़ता है तो मेरे वर्तमान चित्र मेरी शुरुआत का ही सार कथन है। अब 65 साल की उम्र में यह चक्र पूरा है या कि नहीं। स्वामी जी कल रात स्वप्न में आए। मध्य प्रदेश में जिन लोगों के साथ उनका समय गुजरा, लगभग सभी वहाँ थे। हम अभी एक अनजान आंगन में बैठे हैं। यह आंगन नितांत अपरिचित है। स्वप्न में ऐसा अक्सर होता नहीं है। सभी कहीं जाने के इंतजार में बातें कर रहे हैं और किसी एक के आने का भी इंतजार है। कुछ देर बाद स्वामी जी पूछते हैं, चलें? स्वप्न में सभी लोग वहां से कहीं और जाने के लिए चल पड़ते हैं। बीच में एक मोड़ पर स्वामी जी जाने पहचाने ढंग से पूछते हैं, थोड़ी सी लोगे? और गली में मुड़ने का इशारा करते हैं। मेरी सहमति पर जो आगे जा चुके हैं उन्हें छोड़कर हम में से कुछ उस मोड़ पर जाते हैं। अम्मा जी का चिंतित स्वर पीछे से सुनाई पड़ता है, स्वामी कहाँ जा रहे हो? जल्दी लौटना। दृश्य खत्म होता है।
स्वप्न के दृश्य पटल को स्वामी का पूरा चेहरा भर देता है। वे मुस्कुराते हुए पूछते हैं, सच क्या है जिसे तुम देख रहे हो, वह या वह जिसकी मृत्यु हो गई है? सच क्या है जिसे तुम देख रहे हो, वह या वह जिसकी मृत्यु हो गई है? मैं नींद से जाग जाता हूँ। स्वामी जी का यह लौटना सिद्ध करता है कि वह सब जिसे आदिवासी प्रभाव की तरह देखा जा रहा है, पहले से ही स्वामी जी के चित्रों में मौजूद था। यह आदिवासी कला का प्रभाव होना नहीं था, आदिवासी होना था। यह आदिवासी कला का प्रभाव होना नहीं था, आदिवासी होना था। स्वामी जी का यह विश्वास इस बात में कभी नहीं रहा कि कला का विकास हो सकता है। 1966 के कॉन्ट्रा के पहले अंक में स्वामी जी ने लिखा, मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ पहला आदमी अकेला खड़ा था, अपने समय की विभीषिकाओं का सामना करता हुआ अकेला खड़ा था। यह पहले आदमी की तरह खड़ा होना और चित्र बनाना है। यह आदिवासी कलाकार की तरह खड़ा होना और चित्र बनाना है। तो यह था जो लिखा अखिलेश ने स्वामी जी के बारे में उस किताब में, जो जल्दी ही आने वाली है। और आप लोग ज़रूर पढ़ें। अखिलेश का गद्य बहुत सुंदर और चाक्षुष होता है। और अब हम पढ़ेंगे, ऐसा माना जाता है, अखिलेश ने मुझे बताया है, लिखा है, इसलिए मैं जानती हूँ कि उन्होंने 8 कविताएं लिखी। उसमें से मैं 3 कविताएं आपके सामने रखूँगी और जो एक लेख हम पढ़ेंगे कविताओं पर, उसमें एक कविता है। अब जरा ध्यान से इन कविताओं को पढ़िएगा। चित्रों को, कुछ चित्र में आज आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, और देखिएगा कि ये कविताएं कितनी चाक्षुष हैं, कितने सारे दृश्य उत्पन्न करती हैं हमारे सामने, क्या क्या तो नहीं रख देती। और वह संवेदना, वह मानवीयता, आहा हा, क्या कहने। तो चलिए, और वह जिजीविषा भी। तो हम 3 कविताएं पढ़ते हैं, और पहली कविता है पुराना रिश्ता। और स्वामी जी के शब्दों पर ध्यान दीजिए, वो पर्वत नहीं लिखते, पर्वत। इसी तरह से वो शब्द वृक्ष नहीं लिखते, वृक्ष। बड़ा अद्भुत लगा पढ़ करके मुझे, और वास्तव में मैं इसके सम्मोहन में अभी तक जकड़ी हुई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को भी ये कविताएं गजब की लगेगी। पर्वत की धार पर बाहें फैलाए खड़ा है। क्या? अगला देखिए क्या खड़ा है। पर्वत की धार पर बाहें फैलाए खड़ा है, जैसे एक दिन बादलों के साथ आकाश में उड़ जाएगा जंगल। यूं खड़ा है जैसे उड़ जाएगा। कहते हैं पहले कभी कोकू नाले तक उतरे थे ये देवदार, और आसमां को ले आए थे इतने पास कि रात को तारे जुगनू किसे गांव में विचरते थे। इतने पास ले आए थे आसमान को कि रात को तारे जुगनू से गांव में विचरते थे। अब तो बस जब मक्की तैयार होती है, तब एक ससुरा रीछ पार से उतरता है, छापे मारी की तरह बर्बादी करता है। अजी क्या तमंचे, क्या दुनाली बंदूक, सभी फेल हो गए महाराज। बस अपने ढंग का एक ही बूढ़ा खुर्रा, बस अपने ढंग का एक ही बूढ़ा खुर्राट, न जाने कहाँ रह गया इस साल। न जाने वह बूढ़ा खुर्राट कहाँ रह गया इस साल।
कैसे खत्म हो रहे हैं जंगल, कैसे खत्म हो रही है सभ्यता। और अब दूसरी कविता, खूबसूरत कविता, खूबसूरत। सेव और सुग्गा। मैं कहता हूं महाराज, इस डिंगली में आग लगा दो। मैं कहता हूं महाराज, इस डिंगली में आग लगा दो। पेड़ जल जाएंगे तो कहां बनाएंगे घोंसले ये सुग्गे। पेड़ जल जाएंगे तो कहां बनाएंगे घोंसले ये सुग्गे। देखो ना इकट्ठा हमला करते हैं, देखो ना इकट्ठा हमला करते हैं। 1 मिनट बैठे, एक चोंच मारा और गए कि 100 दाने बेकार। ससुरों का रंग कैसा चोखा है लेकिन, ससुरों का रंग कैसा चोखा है लेकिन। देखो ना बादलों के बीच हरी बिजली कौंध रही है। भगवान का दिया है, लेने दो इनको भी। भगवान का दिया है, लेने दो इनको भी अपना हिस्सा। क्यों महाराज, लेने दो इनको भी अपना हिस्सा, भगवान का दिया है। और अब यह जिजीविषा से भरा एक मनचला पेड़। और ये मनचला जो पेड़ है ना, ये सेब का है, रॉयल, ऐसा कहा है, बताया है हमारे अखिलेश ने। मनचला पेड़। अब देखिए कितनी सुंदर कविता है। बीज चले रहते हैं हवा के साथ, बीज चले रहते हैं हवा के साथ। जहां गिरते हैं जम जाते हैं ढीठ, बिरक्स बन जाते हैं और टिके रहते हैं कमबख्त बगुलों की तरह, या कि जोगी है महाराज। आज तो आकाश निम्मल है, निर्मल नहीं, निम्मल। आज तो आकाश निम्मल है, पर पारसाल पानी ऐसा बरसा कि पूछो मत। हम पहाड़ के मानुष भी सहम गए। ऐसा बरसा पानी कि हम पहाड़ के मानुष भी सहम गए। एक रात ढाक गिरा, ढाक माने बिजली, बादलों में चमकने वाली, कड़कने वाली, गिरने वाली बिजली। एक रात ढाक गिरा और उसके साथ हमारा 15 साल बूढ़ा रॉयल का पेड़ जड़ समेत उछल कर चला आया, जड़ समेत उछल कर चला आया, धार की ऊंचाई से धान के क्यार तक। अबे जहां खड़ा था वहां तुझे तकलीफ थी, या बोरड़ खा लिया था बेवकूफ तूने। सेटिंग ठीक होने पर 10 पेटी देता था, 10। मैं तो सिर पीट के रह गया था, मैं तो सिर पीट करके रह गया था, मगर लंबरदारिन ने नगाड़े पर दी चोट पर चोट। इकट्ठा हो गया सारा गांव, गड्ढा खोदा, रात भर लगे रहे पानी में और खड़ा किया मनचले को नए मुकाम पर, और खड़ा किया इस मनचले पेड़ को नए मुकाम पर। अचरज है, अचरज है, ससुरा इस साल फिर फलों से लदा है, एकदम लदा है। देखो तो फलों से लद गया है वह पेड़ जिसे हमने खड़ा किया था नई जगह पर। तो यह थी एक और कविता। तो अब हम पढ़ते हैं कि क्या लिखते हैं इन कविताओं के बारे में हमारे आर्टिस्ट महोदय। इसका शीर्षक वही है, ससुरों का रंग कैसा चोखा है। सचमुच इन कविताओं का रंग स्वामीनाथन की पेंटिंग्स की तरह ही बड़ा चोखा है। स्वामी ने बमुश्किल 8 कविताएं लिखी है। खोजने पर इतनी ही मिली, और जो 8वीं है उसके बारे में मुझे गहरा संदेह है। यह 8वीं कविता पूर्वग्रह के किसी अंक में छपी है, जिसे अब प्राप्त करना और पड़ताल करना
इस लेख को कई बार लिखने की 7 साल मेहनत की तरह हो सकता है, अतः इस 8वीं को यहीं उद्धृत करके इससे छुट्टी पा लेता हूँ। शेष 7 पर बात आगे। इस कविता में आया शब्द फुई ही स्वामी की शब्दावली का आश्वासन है। फुई। अधर में खिलता चला गया क्षितिज का मौन। अधर में खिलता चला गया क्षितिज का मौन। रात अपनी चादर में तारों को समेट बन गई एक धवल बादल की फुई। तिर आया आंखों में, तिर आया आंखों में पूजा का सजल थाल। आनंदाच्या जेही आनंद तरंग, आनंदची अंग आनंदाचे। ये 7 कविताएं 70 के दशक में स्वामी की प्रदर्शनी के वक्त जारी किए मंजीत बावा द्वारा सिल्क स्क्रीन में छापी गई पुस्तिका के विशेष संस्करण में है। इन कविताओं में शिमला बसा है। आपने देखा ही, तीनों में से मैंने पढ़ा। शिमला के बहाने हिमाचल। इन 7 कविताओं में ऐसा क्या है जो स्वामी को एक कवि के रूप में स्थापित करता है? इसकी जांच करने पर कई बातों की तरफ आपका ध्यान जाता है। ये सारे विचार जो मैं पढ़ रही हूँ अखिलेश की है। पहला तो यही कि ये आत्मदया आत्मग्लानि से भरी हुई नहीं है। आत्मदया और आत्मग्लानि से भरी हुई कविताएं नहीं है। आजकल की अधिकांश हिंदी कविता में मुखर मौजूदगी एक ऐसे पीड़ित की है जो लगभग मरा हुआ भिखारी नुमा कोई व्यक्ति है जिसे दूसरों के रहमो करम पर ही जीना है। वह आत्माभिमानी नहीं है। उसकी अपनी संस्कृति सभ्यता एक अज्ञात द्वारा नष्ट कर दी जा चुकी है, ऐसा उसका गहरा विश्वास है। ये रामदास दयावती के कुनबे का वंशज है जिसका पौरुष नष्ट हो चुका है। इसके कई नाम हैं, किंतु हर नाम में वह हमेशा कुचला हुआ ही है। यहाँ रामदास सुनकर के आपको रघुवीर सहाय याद आए ना, इसी तरह से याद करते रहिएगा। बहुत से संकेत हैं। स्वामी की यह कविता भिखारी में भिखारी नुमा नदारद है। वहाँ एक कवि हृदय है, वहाँ एक सहृदय है जिसका साक्षात्कार प्रकृति से हो रहा है। यह एक मनुष्य का रसास्वादन है। स्वामी प्रकृति के होने मात्र में विभोर है, चकित है। स्वामी का अपना काव्य प्रेम भी इसी अनुराग के कारण, इसी हत प्रभता के कारण, या कहें कि विस्मय बोधक है। स्वामी इस विस्मय, इस अतार्किकता के हिमायती रहे। वे अक्सर जिगर मुरादाबादी का यह शेर पढ़ लिया करते थे, जिसके कारण वे जिगर को बहुत मानते भी रहे। जिगर के बारे में एक साक्षात्कार में वे कहते हैं, शिमला के एक मुशायरे की याद है। मैं बॉय स्काउट था, टिकट चेक करने का काम था। जिगर को सुना, काले तवे सा चेहरा, मंगोल आंखें, होंठ चाकू से चीर दिया गया हो जैसे, दाढ़ी में पान की पीक टपकती हुई, शराब में धुत। इन्हीं जिगर का यह शेर स्वामी को विस्मित करता है, और वह शेर इस प्रकार है। आज न जाने बात ये क्या है, हिज्र की रात और इतनी रोशन। आज न जाने बात ये क्या है, हिज्र की रात और इतनी रोशन। साभ्यतिक व्यवस्था में प्राकृतिक उपस्थिति ही जिसमें मनुष्य
जो इस शाश्वत आत्मग्लानि में जी रहा है कि वह एक जानवर है जिसे सभ्य होना है, जो सभ्य होने के लिए तरह तरह की व्यवस्था बनाता रहता है, जो लगातार बिगड़ती जाती है, जिससे यह एहसास और गहरा होता जाता है कि व्यवस्थित कुछ नहीं हो सकता। इस कारण वो और अधिक जोर और जिद के साथ एक नई व्यवस्था बनाने में लग जाता है, और इस तरह लगातार वह इस प्रकृति के रहस्य को नज़रअंदाज करता जाता है, जिसकी वह संतान है, जिसका वह एक अनिवार्य अविभाज्य अंग है, उसी प्रकृति को नज़रअंदाज करता चला जाता है। मनुष्य की सांभ्यतिक सफलताओं ने उसे और अज्ञानी और असभ्य और उपेक्षा से भरा है। इस पूरी तथाकथित विकास यात्रा में उसने चमत्कृत होने के कारण खोजने में प्रकृति की उपेक्षा करना ही सीखा है, जिसमें वह इस बात को लगातार भूला है कि स्वामी का पुनः एक पसंदीदा शेर, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। उसे लगा कि ये क्या बेवकूफ़ी की बात है कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वह तो किनारे खड़ा होकर भी इश्क फरमाने की व्यवस्था बना रहा है। इसमें सच की जगह नहीं है, इश्क का फितूर नहीं है, इसमें जान का जोखिम नहीं है, रहस्य का विस्मय नहीं है। मनुष्य अब इस इश्क को सौदे में मुब्तला करना चाहता है। कविता क्या इस दौरान अपने समय के सच के बखान में कविता के सच जो विस्मय से भरा है दूरभागी है? यह पड़ताल का विषय है। स्वामी की कविता अपने समय को रिपोर्ट नहीं करती। इन कविताओं में जिस विनय की ओर इशारा है वह सिर्फ कविता भर का नहीं है, इसका एहसास पाठक को गहरा होता है। कविताएं सिर्फ सच नहीं हैं, बल्कि सच्चाई में अनेक प्रकटन में से एक है। स्वामी की कविताओं में स्वामी दावा करते नजर नहीं आते, वे बस यहाँ हैं और एक मनुष्य की तरह हैं जो अपने समय की अबूझता से हतप्रभ है, असहाय नहीं। वह चौकन्ना है जांचने परखने में। वह यह भी जानता है कि उसका होना ही इसका होना है, तभी वह रात भर बरसते पानी से बहे बूढ़े रायल पेड़ को वापस लगाता है और अचंभित भी होता है, ससुरा इस साल फिर से फल लदा है इस पर। यह वही हिज्र की रात की रोशनी है। यही हैरानी है इस पूरी कविता में, जिसका शीर्षक ही है मनचला पेड़। एक पेड़ जिसके मनचले होने का जिक्र सिर्फ इसलिए है कि वह मरकर फिर फलों से लद गया है, ससुरा। कविता में कई तरह के आश्चर्य हैं, जिसमें बीज हवा के साथ जहां गिर जाते हैं जम जाते हैं ढीठ, दरख्त बन जाते हैं, ऊपर बने रहते हैं कमबख्त। इस कमबख्त यानी हतभाग्य या शामत के मारे की शामत आती है बारिश के रूप में, जिससे पहाड़ के मानुस भी सहम जाते हैं और ढाक गिरी है। यह ढाक बिजली इसकी शामत ले आई और धार की ऊंचाई से धान की क्यारी पर इसे ला पटकती है। कविता में यहाँ उस मानुस का जिक्र है जो इसे कोस रहा है कि वहाँ तुझे तकलीफ थी या कोरड़ खा गए थे बेवकूफ़, क्योंकि अच्छी फसल होने पर 10 पेटी मिलते थे। यह हो सकने वाले नुकसान से उपजी तात्कालिक प्रतिक्रिया है, जिसमें वह पेड़ बेवकूफ़ इसलिए है कि ढाक के कारण उखड़ उछल आया है, फिर से लगाया गया और फिर फलों से लद गया। उसमें आने वाले रूपक ढीठ बीज, कमबख्त बिरक्स, जोगी या बगुले बिरक्स, बेवकूफ़ बिरक्स, मनचला पेड़, रॉयल का पेड़। मेरे ख्याल से रॉयल किसी खास प्रकार के सेब का ब्रांड नाम होगा। इन प्राकृतिक आपदाओं को झेलकर बचे रहना और फिर फलों से लद जाना विस्मय है।
इस कविता में असहायता है, सामूहिकता है, आगे का जीवन है जहाँ फिर फल है और ठीठ बीज भी। यही प्राकृतिक नैरंतर्य की तरफ इशारा है। भाषा के स्तर पर स्वामी हिंदी में अप्रचलित पहाड़ी बोली का उपयोग करते हैं। इन कविताओं में आए अनेक शब्द हिंदी भाषी के लिए नितांत अपरिचित हैं, किंतु वे अवरोधक नहीं बनते हैं। जैसे कितने ही हिंदी भाषियों के लिए जो मैदानी इलाकों में रहते हैं ढाक शब्द अपरिचित है। वे नहीं जानते कि बिजली को कहा गया है। यहाँ सिर्फ बिजली लिखने से एक अंदेशा यह भी है कि वो बिजली का अर्थ अपने घरों में पहुँचा रही बिजली के अर्थ में ले लें। कविता में ढाक शब्द उसी बादलों में कड़कने वाली बिजली को ध्वनित करता है और पाठक उसमें उलझता लिपटता नहीं है, बल्कि बिजली गिरने से पेड़ के उखड़ उछल जाने को ठीक ठीक पकड़ लेता है। इस तरह की विश्वसनीयता ही इन कविताओं की कामयाबी है। इसमें स्वामी का स्वर रूपकों के इस्तेमाल से बेसुरा नहीं होता, बल्कि वह पाठक को भाषा की संरचनाई खूबसूरती से व्यंजित करता है। स्वामी की इन 7 कविताओं में पहाड़ी बोली के अनेक शब्द हैं जो इन्हें पहाड़ी महक से भर देते हैं। भाषा के धरातल पर यह संरचना नहीं दिखलाई देती है, किंतु यह जो पेड़ मंचला है वही इसी कविता में बगुला या जोगी भी है और साथ ही कमबख्त तो है ही बेवकूफ भी। एक कविता में पेड़ के लिए एक से अनेक रूपकों का इस्तेमाल कुछ कम विस्मयकारी नहीं है। बगुला और जोगी में प्रकृति और साभ्यतिक गुण को स्वामी पास पास रख रहे हैं। बगुला और जोगी में प्रकृति और साभ्यतिक गुणों को स्वामी पास पास रख रहे हैं। सेव और सुग्गा कविता में स्वामी इसी प्रकृति को अप्राकृतिक के पास रखते हैं और पाठक को यह एहसास नहीं हो पाता कि वे एक शाश्वत के बरक्स साधारण को रख रहे हैं। यहाँ वे सूत्रधार की तरह हैं जो डिंगली में आग लगाने को इसलिए कह रहा है कि सुग्गे पेड़ पर घोंसला न बना सके, जिसे वे एक चोंच मार 100 दाने न नष्ट कर पाए। यहाँ कवि ससुरों के चोखे रंग पर चकित है और बादलों के बीच हरी बिजली की तरह उसे कौंधाता है। फिर अंतिम 2 पंक्तियों में इसी प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए इन्हें अपना हिस्सा लेने दो महाराज कहकर डिंगली में लग सकने वाली आग को ठंडी कर लेता है। इसमें कविता की यह पंक्ति उसी विस्मय से भरी है कि ससुरों का रंग कैसा चोखा है, लेकिन देखो ना बादलों के बीच हरी बिजली कौंध रही है। स्वामी की मंचला पेड़, जलता दायरा, सेव और सुग्गे, गांव का झल्ला, कौन मरा, पुराना रिश्ता और दूसरा पहाड़, इन 7 कविताओं में किसी प्रकार का दावा नहीं है। वे बस हैं। वे ठीक उसी तरह हैं जैसे उनके चित्र जिन्हें वे स्थगन कहते हैं। क्या ये कविताएं भी इसी स्थगन की द्योतक हैं? स्वामी चित्रांकन को अपने जीवन के नैरंतर्य में एक रंगात्मक स्थगन मानते रहे। इस निरंतरता में कला का प्रकटन एक ऐसा बिंदु है जहाँ से जीवन में कुछ बदलाव आ गया है। अब तक के जीवनानुभव में यह चित्र भी आ जुड़ा है। अब एक नया जीवन है जिसमें इस चित्र का देखना भी शामिल है। इस चित्रानुभव में सुसंस्कारित हुआ जीवन एक और जन्म की तरह है। ये 7 कविताएं एक साथ लिखी गई कविताएं लगती हैं। इनका मिजाज, शब्दावली और अंतर्धारा से साफ पता चलता है कि ये कविताएं एक ही बैठक में लिखी गई हैं। तब हम यह मान सकते हैं कि स्वामी के जीवन में 7 कविताएं एक कविता की तरह हैं और उसके बाद का जीवन एक नए जीवन की तरह। स्वामी की सहज गंभीर मुद्रा, जिसमें सायास, विनोद, प्रियता पाई जाती थी, इन कविताओं के मिजाज में दिखती है। ये कविताएं सहज ही कुमाऊनी जीवन के कुछ रूपाकार सामने ले आती है। उनकी विविधता और उनका तथाकथित आधुनिक जीवन से लेन देन भी उतना ही सहज सरल है।
इस्तेमाल की जा रही टेक्नोलॉजी का भी आतंक नहीं। वे बस एक उपयोगी वस्तु की तरह वहाँ मौजूद है, किंतु सतह पर इन साधारण सामान्य रोजमर्रा के जीवन नंदिनी के भीतर घट सकने वाली, घट चुकी दुर्घटना और हो सकने वाले नुकसान और उसकी स्वीकारोक्ति इन कविताओं में मनुष्य की उपस्थिति को बिना लाग लपेट के प्रस्तुत करती है। मनुष्य के आत्मबल, विश्वासों और अनुभव की कहानी कहती इन कविताओं में मानवीयता का, सहभागिता का और अबूझ प्रकृति के सामने मनुष्य की असहाय उपस्थिति का जितनी सरलता से स्वामी यहाँ बखान कर जाते हैं, वह रहस्य मुक्त कर देता है। रहस्य मुक्त। ये कविताएं समाज सुधार का संदेश सिर्फ इसलिए नहीं देती हैं कि वे आत्मग्लानि में नहीं लिखी गई। न ही स्वामी को इस बात का मूर्ख भ्रम था कि कविताओं से समाज सुधारा जा सकता है या कविता से क्रांति का कर्तव्य हो सकता है। ये उथली समझ की कविताओं से किसी तरह का संदेश दिया जा सकता है ने इस तरफ के तथाकथित मुख्य धारा की कविताओं को अखबारी रिपोर्ट से भर दिया। यहाँ कविता से विस्मय की जगह उपदेश, कौतुक की जगह कौशल, कल्पना की जगह थोथा यथार्थ मांगा जा रहा है। शिकायती कवि सृजनकर्ता की जगह याचक बना हुआ है। दुनिया से नाराज, हर बात से शिकायत रखता हुआ कवि अपने समय से हताश है। भिक्षुक की जगह भिखारी बने कवि की चाहत ने कविता को साधन की तरह बरता और उससे उम्मीदें लगा ली कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जाहिर है कविता जो इस संसार में उसी अजूबे की तरह मौजूद है जैसे सूर्य या चांद या प्रकृति, इन अकारण उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकी और बदले में अनेक शिकायती कवि हताशा और निराशा का पुतला बन और शिकायती हो गए। स्वामी की कविताएं इन उम्मीदों, हताशा और निराशाओं से भरे उस भिक्षुक की कविताएं हैं जो अपने ध्यान योग में संसार का ध्यान रखे हैं। उसकी नज़र में गांव का झल्ला भी अछूता नहीं है और निर्मल आकाश भी। इन जरा सी कविताओं में बहुत सा संसार स्वामी इसी भाव से बांधते हैं जिसे निराला ने अपनी कविता बांधो न नाव इस ठाव बंधु में ज्यादा मुखर ढंग से बांधा है। संयोग से निराला की यह कविता स्वामी की पसंदीदा कविताओं में से एक है। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। बड़ी सुंदर कविता है। निराला की यह कविता अध्यात्म और सांसारिकता दोनों छोर पर डोलती रहती है। इसमें फकीरी भी है और धस हंस कर जीवन जीने का लुत्फ भी। संभवतः इन्हीं कारणों से यह स्वामी की पसंद भी बनी रही। एक तरफ कवि जीवनानुराग से भरा है और अलमस्त चेतन भी है। स्वामी का यह चौकन्नापन इन कविताओं में दिखता है। ये सिर्फ वर्णन नहीं है, न ही सिर्फ अनुभव भर, ये देखना भी है और दिखाना भी, और यही उनकी विश्वसनीयता पाठक को आश्वस्त करती है। इन कविताओं में वह लुत्फ उठाता है जो उसे किसी तरह का बोझ न महसूस कराते हुए संसार के सहज उपलब्ध होने, जिसमें घटना, दुर्घटना, अच्छा, बुरा, अकेलापन और सहभागिता सब एक साथ एक जीवन में उपलब्ध है। और यही उसे आश्वस्त करता है कि वह महान और तुच्छ, विराट और विरल, भूला और पाया हुआ भी है। उसका होना ही इन सब का होना है। स्वामी हिंदी कविता, उर्दू शायरी के बहुत जानकार ही नहीं थे, बल्कि उन्हें अपने पसंद के कवियों, शायरों की कई कविताएं और कलाम याद भी थे। उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर की बंगला कविताएं भी कंठस्थ थी, जिन्हें वे कभी कभार ही सुनाया करते, जिसमें सबसे प्रिय एकला चलो, जिगर मुरादाबादी, मजाज, मीर तकी मीर, गालिब
आदि अनेक शायर स्वामी की शाम गहरी किया करते हैं। यह दिलचस्प है कि स्वामी का अपना जीवन बहुत ही राजनैतिक उथल पुथल से भरा गुजरा, जिसमें उनकी सक्रियता भी उतनी ही महत्वपूर्ण रही जितना वैचारिक हस्तक्षेप। स्वामी की इस राजनैतिक विचारधारा का रेशा भी इन कविताओं का मन मैला नहीं करता। वे उतनी ही पाक, उतनी ही इठलाती, उतनी ही तीव्र उपस्थिति दर्ज कराती हैं जितना बगीचे में खिला गुलाब। इन 7 कविताओं में उजला संसार नहीं है। ये कविताएं निराला की तरह अनुभव और जीवन रस का तोल मोल नहीं करती। अज्ञेय का प्रकृतिवाद भी इनमें नहीं है। शमशेर का रीतापन और विनोद कुमार शुक्ल का भरा देहात होना भी इन कविताओं में नहीं है। ये बस हैं स्वामी की कविताओं की तरह। उनका होना किसी उम्मीद का होना नहीं है। उनका होना दावा और आश्वासन नहीं है। वे टूटी हुई, बिखरी हुई नहीं है। वे जोड़ तोड़ भी नहीं है। वे बस हैं, जैसी हैं वैसी हैं। इनमें प्रकृति की आकस्मिकता सांस्कृतिक भाषा में स्तब्ध करती है। इन 7 कविताओं में उन्होंने इस संसार को उसकी समग्रता में समेटा है। इनका दुख सुख सहज सहने योग्य है। जितना सुख है उससे कम मात्रा में दुख नहीं है, किंतु इनकी स्वीकारोक्ति सरल है। इन कविताओं में आए बिंबों, रंग रूपकों के इस्तेमाल के लिए मैं यह नहीं कहना चाहूँगा कि स्वामी का चित्रकार होना इसका कारण है। हिंदी की अनेकों कविताओं में रंगों को देखा विचारा होना इसका प्रमाण है। हिंदी कविता संसार में शब्द और चित्रों के संबंध प्रगाढ़ और प्रफुल्लित हैं। स्वामी एक चित्रकार की तरह इसमें कुछ खास नहीं जोड़ते, बल्कि इन कविताओं के मिजाज में चित्रकार नहीं, कवि बसा है, जो शब्द के महत्व को जानता समझता है। स्वामी के चित्रों में नाटकीयता, उनमें रहस्य बुनती है, और स्वामी की कविताओं की सपाट बयानी से प्राकृतिक नाटक उपजता है, जिसका सीधा संबंध उसकी अनियमित आक्रामक आकस्मिकता से है। मैं यहाँ स्वामी के चित्रकार को उनके कवि से बिल्कुल मिलाकर नहीं रखना चाहता हूँ। यह 2 तरह का देखना है, और स्वामी एक छापामान गोरिल्ले की तरह चौकन्ने रहकर इन 2 दुनियाओं के चलन में घाल मेल नहीं कर रहे थे, बल्कि दोनों को उसकी पवित्रता में बरत रहे थे। स्वामी के भाषाई बिंब चित्रात्मक बिंबों के विपरीत यथार्थवादी हैं। वे सच को उसी तरह बुनते बखानते हैं जैसा वह दिखाई पड़ता है। यहाँ कौतुक उसके प्रकृति है, प्रकृति से लड़कर अपने को बचाए रखने की प्रकृति है, प्रकृति की आकस्मिकता में रहकर अपने बने रहने का आपद धर्म निभाने की प्रकृति है। स्वामी का उद्देश्य जाहिर है, काव्य कौशल कौतुक भी नहीं है। वे अत्यंत साधारण किंतु गंभीर रचना धर्म की तरह प्रस्तुत कविताएं हैं। स्वामी का दखल एक चित्रकार का नहीं है। वे एक विचारक की तरह भी यहाँ नहीं है। वे हैं उसी एक कवि की तरह जिसे शब्द की दरकार है और जिसके शब्द दमदार हैं। वे चित्रों में शब्दों का और शब्द में चित्र का घालमेल नहीं करते। गांव का झल्ला कविता इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनकी कविता में शब्द चित्र, चित्र शब्द एक हो गए हैं। उनकी कविता में शब्द चित्र, चित्र शब्द एक हो गए हैं। शब्दों के साथ रूपकों के शब्द चित्र इस कविता की जान है। वे कहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा भी करता है जिसके मुखौटों के पीछे जंगल का जंगल लहराता है और आकाश का विस्तार आंखों में झरने बरसते हैं और होठ यूं फैलते हैं जैसे घाटी में बिछी धूप। यह शब्द चित्र एक कवि हृदय से निकला है। वे अपने चित्रित में खींची नाटकीयता को भी यहाँ नहीं आने देते। वे बस एक सीधा साधा यथार्थ रखते हैं जिसमें धूप की तरह होंठ फैल जाते हैं, जंगल लहराते हैं, आकाश विस्तारित है। ये अपनी तरह की 7 कविताएं हैं जो स्वामी का होना समेटे हैं, और इसके परे स्वामी अपने को पहले आदमी की तरह देखते हैं जो भाषा संस्कृति से बाहर खड़ा है। उन्हीं के शब्दों में यानी स्वामी कहते हैं, मैं चित्र बनाता हूँ
क्योंकि मैं उससे अलग नहीं हो सकता और वह मुझे मुझसे परे ले जाता है। मैं चित्र बनाता हूँ क्योंकि मैं उससे अलग नहीं हो सकता और वह मुझे मुझसे परे ले जाता है। बिना यह जाने कि मुझे क्या बनना है, मैं मासूमियत में अपने रोज की यात्रा शुरू करता हूँ और गुरुओं की नसीहतों का मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वे तो उसके लिए सिर्फ बहंगियाँ हैं जिसे अपने खुद के पैरों का पता नहीं है, किंतु उनका है महान देव कुल। कूची की नोक पर सार्थक आकार का प्रादुर्भाव होता है। मेरा समय जैसे जैसे उभरता है वह अपने आप को जीता है और उन मनमंत्रों को जहाँ आकार को स्थापित करने के लिए आकस्मिक तार्किक बन जाता है। प्रगति नामक कुछ नहीं है, क्योंकि परंपरा नामक भी कुछ नहीं है। मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ पहला आदमी खड़ा था। मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ पहला आदमी खड़ा था। मैं चित्र बनाता हूँ क्योंकि मैं उससे अलग नहीं हो सकता और वह मुझे मुझसे परे ले जाता है। मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ पहला आदमी खड़ा था। स्वामी की रचनाशीलता प्रतिभा की आकस्मिकता की पूर्ववर्ती है। इसमें प्रकृति की आकस्मिकता अबूझ रहस्य है जिससे स्वामी इन कविताओं में आश्चर्यचकित हैं, हैरान हैं, स्तब्ध हैं। इन कविताओं के बारे में मैं स्वामी की एक काव्य पंक्ति उद्धृत करना चाहता हूँ कि देखो ससुरों का रंग कैसा चोखा है। इन कविताओं को पढ़ते हुए, इस निबंध को पढ़ते हुए मैं कहूँगी कि मैं वहाँ खड़ी हूँ जहाँ पहली मानवी खड़ी थी, जहाँ पहला मनुष्य